नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपकी रीट परीक्षा में एक सवाल देखने को जरूर मिलता है। आप ध्यान में लगाकर पढ़िए। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक अभी के अभी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, रीट का जो ये पाठ्यक्रम है एसएसटी का, इसके अनुसार हम स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने हिस्ट्री वाले तीनों जो टॉपिक थे ये कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने भूगोल वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। भूगोल में हमने सौरमंडल को पढ़ लिया था, अक्षांश को पढ़ लिया था, देशांतर को पढ़ लिया था। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी है पृथ्वी की गतियाँ, इनके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ, ये वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो दोस्तों, जो पृथ्वी है ये दो रूपों में घूमती है, यानी दो प्रकार से गति करती है। एक तो खुद अपने स्तर पर, अपने अक्ष पर, और एक घूमती है सूर्य के चारों ओर। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक अपने अक्ष पर घूमती है, यानी एक अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कुल मिला के पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां हैं? तो दो प्रकार की। अगर परीक्षा में पूछे तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिए, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की गति है? दो प्रकार की। एक तो होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसे तो कहेंगे परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण। ये याद रखना है। और अपने ही अक्ष पर, जैसे ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर ही घूम रही है, यानी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे घूर्णन। क्या कहेंगे? घूर्णन। तो ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और घूर्णन का मतलब होता है अपने स्तर पर, यानी खुद अपने ही अक्ष पर घूमना। यानी 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी अपना पूरा करती है और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो यह ध्यान में होना चाहिए कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। एक तो है घूर्णन गति, एक है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हम अक्ष को क्या माना है? काल्पनिक रूप से माना है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जैसे कोई पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो ये 66.5 डिग्री का क्या बनाता है? कोण बनाता है। क्योंकि ये तिरछी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी 100 में से 23.5 हम घटाएंगे तो पीछे कितने रहेंगे? 66.5 रहेंगे। और 66 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो इसे क्या कहेंगे? 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। यानी ग्लोब पर जो व्रत होता है, जैसे ये ग्लोब है, पृथ्वी का ग्लोब है, और इस ग्लोब से दिन और रात, यानी जो सूर्य के सामने वाला भाग है, ये जो जैसे पृथ्वी है, ये सूर्य है, इस सूर्य के सामने वाला जो भाग है, इसका जो प्रकाश पड़ेगा इस साइड में पड़ेगा। तो इस वाला जो भाग और इस वाला भाग, यानी इन दोनों के बीच में जो रेखा है, यानी दिन और रात को विभाजित करने वाली जो रेखा है ग्लोब पर, उस रेखा को प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि दिन और रात को विभाजित करने वाले जो है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्ति व्रत। यह आपको ध्यान में होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। इस गति को क्या कहेंगे? इस गति को पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। यानी पृथ्वी एक दिन या रात में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगता है। तो ये कौन सी गति है? ये दोस्तों है घूर्णन गति। कौन सी गति है? घूर्णन गति। यानी घूर्णन गति में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाते हैं? तो 24 घंटे। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। पृथ्वी की दूसरी गति होती है सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष में 365, 1/4 का मतलब होता है 6 घंटे, यानी 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यानी जो पृथ्वी है ये सूर्य के सारे और परिक्रमण लगाने में कितना समय लगाती है? तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 5 पॉइंट के ऊपर है, तो लगभग 6 घंटे माना जाता है। तो 365 दिन और 6 घंटे में। इसलिए आमतौर पर जो एक वर्ष होता है, सामान्य रूप से हम वर्ष को 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। और जो 6 घंटे ऊपर वाले हैं, उस 6 घंटे को 4 वर्षों में एक दिन बनता है। क्योंकि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष का बचा हुआ 6 घंटे एक दिन का निर्माण करते हैं। यानी हर वर्ष 6 घंटे बचेंगे, तो 4 वर्षों में कितने होंगे? तो 6 × 4 कितने हो गए? 24 वर्ष। मतलब 24 घंटे। कितने घंटे हो गए? 24। यानी कि 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं
और जिस उसमें से 6 घंटे बचते हैं और 6 घंटे 4 वर्षों के कितने होंगे, तो 6 × 4 बराबर कितने हो गए 24 घंटे। कितने हो गए 24 घंटे, यानी क्या होगा एक दिन। तो सामान्य रूप से 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष का बचा हुआ 6 घंटे का एक दिन का निर्माण करते हैं। अतः 4 वर्ष बाद फरवरी का महीना 28 की जगह 29 का होता है और वर्ष 366 दिन का होता है। तो अब तो समझ में आ गया। ऐसे सामान्य तौर पर जो वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो पृथ्वी होती है वो 365.6 घंटे का समय लगाते हैं। जो 6 घंटे बचे हुए होते हैं वो 4 वर्षों में एक दिन का निर्माण करते हैं। इस हिसाब से 4 वर्षों के बाद में जो फरवरी होती है, फरवरी का जो महीना है, उस महीने में 28 की जगह 29 फरवरी तक डेट आ जाती है और दिन भी 366 दिन का हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण होता है। यानी परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है, जो ऋतु में परिवर्तन होता है, कभी शीत ऋतु होती है, कभी ग्रीष्म ऋतु होती है, कभी वर्षा ऋतु होती है, तो ये किस कारण होता है, ये पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो दोस्तों ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। कौन सी गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है, न कि घूर्णन गति के कारण नहीं होता। दोस्तों घूर्णन गति के कारण दिन रात बनना, यानी दिन और रात का बनना किसके कारण होता है? ये घूर्णन गति के कारण होता है। लेकिन जो जलवायु में परिवर्तन, जो मौसम विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तन होता है, वो ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो परिक्रमण गति से होता है। ये आपको ध्यान में होना आवश्यक है। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जो दिन रात बनता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग वातावरण होगा, तो उस हिसाब से ऋतु में परिवर्तन होता है। यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ये किस हिसाब से होता है? परिक्रमण के कारण। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी घूर्णन क्रिया करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपना अक्ष का। तो इससे क्या होता है? दिन और रात बनता है। यानी दिन रात का बनना किसका कारण है? घूर्णन का। ये ध्यान में होना चाहिए। घूर्णन गति के कारण दिन रात बनता है और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है ये परिक्रमण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यानी पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयननाथ कहते हैं। उसी प्रकार से सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को। जैसे दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 3 रेखाएं मुख्यतः हैं। ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली, फिर 23.5 वाली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा। तो दोस्तों जो सूर्य है ये मकर रेखा के सामने होगा, तो ये होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस हिसाब से जो दिन की जो अवधि है वो बहुत लंबी होती है और जो रात का समय होता है वो कम होता है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है, तो मकर रेखा पर जो दिन की अवधि लंबी होती है और रात छोटी होती है। ये होता है क्रम, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है। यह भी ध्यान होना आवश्यक है। इसलिए जो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयननाथ कहते हैं। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयननाथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यानी जो हमारे भारत में शीत ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या है? ऑस्ट्रेलिया किस क्षेत्र में आया? मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आया हुआ है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है सीधा, तो उस हिसाब से ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। देखिए दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है, अतः दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर जो 20 वाली जो रेखा है इसे कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो सूर्य जब ऊपर से, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है कर्क रेखा, ये कर्क वाला है, और नीचे है मकर रेखा वाला, तो यानी इस क्षेत्र से सूर्य नीचे की ओर पलायन करता है। तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर दो बार 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को कब? जब नीचे से यानी मकर रेखा से ऊपर की तरफ जाएगा तो एक बार इस विषुवत रेखा के सामने आएगा, उसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो 21 मार्च को आएगा। तो इस हिसाब से 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य है ना, ये विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो सीधा चमकने के कारण दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि प्रकाश का एकदम परफेक्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में विभाजित हो गया है और दिन रात का एकदम क्या होता है? समान होते हैं। यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ये ध्यान होना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, अतः दिन और रात इस दिन बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए जो सूर्य होता है दोस्तों, ये पलायन करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये हिस्सा है 3 भागों में विभाजित है मुख्यतः। तो ये कर्क रेखा है, ये मकर है, और ये विषुवत है या भूमध्य रेखा, कोई भी कह सकते हैं। तो इस रेखा के कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से वापस विषुवत रेखा, और फिर ऊपर कर्क रेखा, इस तरफ ये सूर्य की जो गति होती है। तो इस गति के हिसाब से जो कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा प्रकाश पड़ता है, तब क्या होता है, 21 जून को दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। उसी प्रकार से जब कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ सूर्य पलायन करता है, तो 2 बार विषुवत रेखा के ऊपर से निकलता है। तो एक बार तो 21 मार्च को, या एक बार 23 सितंबर को, इन दोनों के दिन इस 0 डिग्री विषुवत रेखा पर आता है, जिससे दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु, और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों। इसमें पृथ्वी गतियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। घूर्णन का अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब होता है पृथ्वी के चारों, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का। और जो घूर्णन के कारण दिन रात होती है, और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों टॉपिक। अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक से बाहर कोई सवाल आने वाला नहीं है, आपको सिर्फ समझने की देर है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।